बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स के सिलसिले का इस सब्जेक्ट के बारे में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, फोर्सेस एक्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट। फोर्सेस एक्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इससे पहले हम दो टॉपिक के बारे में लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में किया था और उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में जो है वो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा टॉपिक है फोर्सेस एक्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट। तो फोर्सेस एक्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें से एक डायल पर रीडिंग हम शो करते हैं और इस नीडल की मदद से, एक पॉइंटर की मदद से, तो उस पॉइंटर का जो एक अंदर पूरा सिस्टम होता है इंस्ट्रूमेंट में, पॉइंटर किस तरह मूव करेगा और जो रीडिंग है वहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये जो फिनोमेना है, पॉइंटर अपनी जगह से यानी जीरो पोजीशन से रेस्ट पोजीशन से मूव करेगा और अपने एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो ये पूरा जो मूविंग सिस्टम काम कर रहा है, इसमें बुनियादी तौर पर तीन फोर्सेस या तीन टॉर्क जो है वो अमल करते हैं। इन तीनों टॉर्क की बैलेंस रखकर इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया जाता है। तो वो इस तरह फिर हमें प्रॉपर रीडिंग जो है वो हम उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो तीन जो बेसिक टॉर्क हैं उनके नाम क्या हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, या उनको फोर्सेस भी कह सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। तो इस लेक्चर में हम इन तीनों की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स से क्या मतलब है और डिफ्लेक्टिंग फोर्स का क्या काम है और किस तरह से हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोलिंग फोर्स का क्या काम है और कंट्रोलिंग फोर्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है किसी इंस्ट्रूमेंट में, उसके कौन कौन से तरीके हैं। और डैम्पिंग फोर्स जो है वो क्या फंक्शन, क्या मकसद सरंजाम देती है किसी इंस्ट्रूमेंट में, और उसको हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस करने के, कौन से तरीके हैं कंट्रोलिंग फोर्स प्रोड्यूस करने के, और कौन से तरीके हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करने के। तो आइए सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग फोर्स देखते हैं। डिफ्लेक्टिंग फोर्स बुनियादी तौर पर क्या है? Deflecting force causes the pointer to move from its zero position when the instrument is connected to the supply. जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट से वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओम मीटर से हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं तो उसको हम किसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। हम जैसे ही सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इंस्ट्रूमेंट से पास होने की वजह से एक फोर्स डेवलप होती है जो पॉइंटर को मूव करने के काम। पॉइंटर जो रेस्ट की सूरत में ज़ीरो पोजीशन पे होता है, जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो जो फोर्स पॉइंटर को ज़ीरो पोजीशन से मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स का एक काम तो ये हो गया कि वो पॉइंटर को अपनी ज़ीरो पोजीशन से मूव करती है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम डिफ्लेक्टिंग यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या है कि वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो इतनी ही होनी चाहिए जितना कि क्वांटिटी की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट मेजर करें तो अगर करंट कम है तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कम होगी, अगर करंट ज़्यादा है तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कम होगी। डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करने के जो तरीके हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो टू ऑब्टेन दिस फोर्स इन एन इंस्ट्रूमेंट
different effects of electric current used such as magnetic effect, tilting effect, etc. तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट पैदा होते हैं। तो इनमें से मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में यही इफेक्ट को इस्तेमाल करके हम जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग फोर्स को पैदा करते हैं, जिससे कि पॉइंटर अपनी रेस्ट पोजीशन से मूव कर सकता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर इंस्ट्रूमेंट में नहीं प्रोड्यूस होगा तो पॉइंटर ज़ीरो पोजीशन से कभी भी मूव नहीं करेगा और वो वहीं तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स का ये काम है कि पॉइंटर को ज़ीरो पोजीशन से मूव कराना है। इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मूव फॉर एनी वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड अगर इफ़ देयर इज़ नो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है तो पॉइंटर मूव नहीं करेगा। तो सिंपल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही जो है वो, अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में दो बातें हो गई, ये पॉइंटर को मूव करता है और दूसरा पॉइंटर जो है वो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोड्यूस करते हैं। उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, मुख्तलिफ इफेक्ट की वजह। दूसरा टॉर्क है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। अब जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो लाजमी ये है कि पॉइंटर मूव होके एक ख़ास पोजीशन पे चला जाएगा, और जब हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट इंस्ट्रूमेंट कर देंगे, अब पॉइंटर वापस कैसे आएगा? पॉइंटर वापस ज़ीरो पोजीशन पे कैसे आएगा अगर हम सप्लाई को, तो वो जो टॉर्क है, वो जो फोर्स है, वो है बेसिकली कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स के जो है इंस्ट्रूमेंट में दो तीन फंक्शन है ना। सबसे पहले तो एक अहम ये है कि कंट्रोलिंग टॉर्क ही वो टॉर्क है जो पॉइंटर को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आता है जब हम उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे ये कि जैसे ही वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क उसी वक्त वर्क करना शुरू कर देता है। कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट वर्क करता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट जो फोर्स है उसको कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं, और कंट्रोलिंग फोर्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को उसको अपोज करती रहती है, यहाँ तक कि दोनों जब बराबर हो जाती है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जिस इंस्टेंट पे, जिस लम्हे बराबर हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर वहाँ पर जाके रुक जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो उस वक्त अमल करता है जब पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करता है। उसी लम्हे से कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क एक स्टेज पे बराबर हो जाते हैं, और फिर कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो उससे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से बढ़ जाता है। तो इस तरह जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं, एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं। अब एक और फिनोमिना आप समझ लें यहाँ पर कि अगर कंट्रोलिंग टॉर्क ना होगा, है ना, तो डिफ्लेक्शन मूविंग सिस्टम जो है वो इंस्ट्रूमेंट का इस तरह होता है कि अगर हम क्वांटिटी का, फिर हमें जिसको मेजर कर रहे हैं उसका अंदाज़ा नहीं होगा, है ना, कि अगर हम कम क्वांटिटी की जो है वो सिग्नल जाएगा जब भी पॉइंटर अब आखिर तक मूव कर जाएगा, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी का सिग्नल जाएगा जब भी पॉइंटर आखिर तक मूव कर जाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक दूसरा काम ये है कि जितनी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उतनी ही जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करता है कंट्रोलिंग टॉर्क, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 एम्पियर कर रहे हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर को जहाँ तक जाना चाहिए वहीं तक ही जाएगा। अगर 2 एम्पियर मेजर कर रहे हैं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को
की वजह से पॉइंटर को जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जाएगा। 1 एम्पियर की वजह से जहाँ तक जाएगा, 2 एम्पियर की वजह से उससे आगे तक जाएगा। लेकिन ये मुख्तलिफ वैल्यू के ऊपर मुख्तलिफ वैल्यू की वजह से पॉइंटर कहाँ तक जाएगा, ये इस बात को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो हर रीडिंग पे पॉइंटर मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाएगा और हमें अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि हमने कितना करंट मेजर किया है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक तो उस अपोज करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करता है, और दूसरे ये कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो पॉइंटर को वापस ज़ीरो पोजीशन पे लेकर आता है, रिटर्न द पॉइंटर टू इट्स इनिशियल ज़ीरो पोजीशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।